टेस्टिंग की उस खबर के साथ जो देश ही नहीं दुनिया के लिए चिंता का विषय है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोरोना के ऐसे मरीज जिनमें कोई लक्षण नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन उनके अंदर कोरोना वायरस छिपा बैठा है। इसीलिए वो अनजाने में कोरोना फैला देते हैं। बिना लक्षण वाले ऐसे मरीजों को एसिम्प्टोमेटिक मरीज कहा जाता है। माना यही जा रहा है कि दुनिया भर में इस तरह के एसिम्प्टोमेटिक कोरोना पॉजिटिव मामले 50% के आसपास हैं। ये चिंता की बात है क्योंकि बिना लक्षण वाले वायरस को समझना बेहद जरूरी है। कहा था कि भारत में 80% कोविड-19 के मामले बिना लक्षणों वाले हैं, जबकि सिर्फ 20% मरीजों में ही सूखी खांसी, बुखार और सांस नहीं ले पाने जैसे लक्षण दिखते हैं। इसलिए अब चोरी चोरी चुपके चुपके अटैक करने वाले कोरोना के इस अंदाज पर दहशत बढ़ गई है। सवाल है कि क्या आईसीएमआर को अब कोरोना टेस्टिंग के मानक बदलने चाहिए? आईसीएमआर ने कोरोना पर 20 मार्च को जो रणनीति घोषित की थी, जिसके तहत सभी गैर लक्षणों वाले वो लोग जो विदेशों से लौटे थे, उन्हें अनिवार्य तौर पर 14 दिनों तक घर में क्वारंटीन रहने को कहा गया। ऐसे लोगों का परीक्षण तभी हुआ जब उनमें बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ हुई। ऐसे लोगों के घर वाले जो उनके संपर्क में थे, उन्हें भी घर पर क्वारंटीन किया गया। गैर लक्षणों वाले वो लोग जो कोरोना मरीज के सीधे संपर्क में रहे हों और हाई रिस्क वाले हों, उन्हें मरीज से संपर्क के 5वें दिन से लेकर 14वें दिन के बीच टेस्टिंग कराने को कहा गया। आईसीएमआर ने 9 अप्रैल को अपनी टेस्टिंग गाइडलाइन में बदलाव किया, जिसके तहत उन व्यक्तियों की टेस्टिंग जरूरी की गई जिनमें कोरोना के लक्षण हो और उन्होंने बीते 14 दिन में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की हो। कोरोना के मरीज के संपर्क में आए सभी लोग जिनमें लक्षण दिखे हों, सभी स्वास्थ्य कर्मी जिनमें लक्षण दिखे हों और सांस संबंधी गंभीर बीमारियों वाले सभी मरीज। बिना लक्षण वाले लेकिन हाई रिस्क वाले ऐसे व्यक्तियों को 5 से 14 दिन के बीच कोरोना टेस्टिंग के लिए कहा गया जो कोरोना मरीज के संपर्क में आए हों। लक्षण वाले मरीजों को लक्षण दिखने के 7 दिन के भीतर आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने को कहा गया और अगर ये रिपोर्ट नेगेटिव आए तो 7 दिनों बाद एंटीबॉडी टेस्ट भी कराने को कहा गया। लेकिन अब बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों के बढ़ने के बाद मास टेस्टिंग कैसे हो, ये चुनौती बन गई है। You cannot, test everybody at this stage because there are limitations of the kits as well as the facilities as far as testing is there. So once, in coming few weeks, the testing ability as it's been gradually increasing, we have seen that more and more people are getting tested. So probably once we have more and more kits and more indigenous kits which are coming up, which are there, we will be able to do more and more testing for the asymptomatic people also. इस बीच बिना लक्षणों वाले कोरोना मरीजों का आंकड़ा सामने रखने के बावजूद सरकार टेस्टिंग गाइडलाइन बदलने पर अभी किसी बदलाव को तैयार नहीं दिखती। अगर हमारे को कोई सो कॉल्ड एसिम्प्टोमेटिक पर्सन विद हाई रिस्क कॉन्टैक्ट या फर्स्ट डिग्री ऑफ कॉन्टैक्ट मिलता है तो हम उसका भी सैंपल लेकर उन केसेस में आपको, जबकि पेशेंट को बहुत ही वेरी माइल्ड सिम्टम्स हैं, उसका भी हमने प्रोटोकॉल के हिसाब से सैंपल लेते हैं, उसमें केसेस पॉजिटिव आते हैं। जब हम एसिम्प्टोमेटिक की बात करते हैं तो जब कोई लक्षण बहुत कम होगा, पेशेंट खुद होके रिपोर्ट करने का चांस उतना ही कम हो जाता है। भारत ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों में भी बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों का पता लगा है। ऐसे में इस पर कोई नई समझ जल्द विकसित हो, इसका इंतजार सबको है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो यकीनन ये देश के लिए चिंता का विषय है। पूरे मामले पर हमारी सहयोगी श्वेता सिंह ने मेडिकल एक्सपर्ट से बातचीत की। देखिए बातचीत का वो हिस्सा जिसमें एसिम्प्टोमेटिक मरीजों के बारे में बात हो रही है। हमारे साथ डॉक्टर नरेश त्रेहन इस समय मौजूद हैं, जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मेदांता द मेडिसिटी। सर, स्वागत है आपका। और साथ में डॉक्टर राजेश एम पारिक, जो कि डायरेक्टर मेडिकल रिसर्च एंड न्यूरो साइकाइट्रिस्ट, जसलोक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। डॉक्टर त्रेहन, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अगर इतने पैमाने पर, इतने बड़े पैमाने पर इस तरह के एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट सामने आ रहे हैं, सबसे पहले कितने बड़े खतरे की बात है और क्यों इतनी बड़ी तादाद में 80% क्यों पूरे रिपोर्टेड केसेस में से एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं? ये तो एक अच्छी बात भी है कि अगर जो इन्फेक्शन किसी को हो रही है, एक तो कितना वायरल लोड से हो रही है और उनका इम्यूनिटी कैसा है। अगर जो उनका इम्यूनिटी जो शक्ति है
वायरस से लड़ने के लिए, और वो इतनी ताकत है उसमें कि वो उसको उस वायरस को सप्रेस्ड रखती है और पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं आते। तो ये तो अच्छी बात है, और ये दुनिया में भी ऐसा देखा गया है कि काफी एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स जो जिनको कोरोना मिला है वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो उनको शायद ज्यादा कोई सिम्टम नहीं होते और उनको कई बार पता भी नहीं लगता। पर इसका खतरा ये है कि एसिम्प्टोमेटिक होते हुए अगर जो किसी को है तो ये प्रॉब्लम आ जाता है कि वो और लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है नॉट नोइंग कि उनको है। सो इसके दोनों पहलू देखने पड़ते हैं। सो एक हमारी हिस्ट्री में भी इंडिया में अभी तक यही एक्सपीरियंस आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को बड़ा माइल्ड फॉर्म ऑफ कोरोना, मतलब 80-85% को ऐसा आ रहा है। 15% को एक्चुअली थोड़ा मोर सिवियर आ रहा है, और उनमें से भी मोस्टली ठीक हो जाएंगे 5% जो हैं जिनको तकलीफ ज्यादा होगी, और उनमें से 2-3% को वेंटिलेटर पे भी जाना पड़ेगा। तो ये आंकड़े जो है ये हमें दिखा रहे हैं कि जो तरीका है इस डिजीज के फैलने का वो एसिम्प्टोमेटिक से भी हो सकता है, और एसिम्प्टोमेटिक को अच्छी बात है इन वे कि वो ठीक हो जाएंगे बिना कॉन्सिक्वेंसेस के। कि जो चीज आप बता रहे हैं, क्या ये हर्ड इम्यूनिटी जिसकी चर्चा हम दुनिया के कई देशों से सुनते हैं, क्या ये उसका परिचायक हो सकता है? क्या ये उसकी तरफ एक संकेत हो सकता है? नहीं, ये तो पॉसिबल है कि सारी, बट ये दोनों तरफ से आपको देखना पड़ेगा। इसके फायदे भी है, नुकसान भी है, और इसलिए जब रैपिड टेस्टिंग का स्कोप आता है बीच में, वो इसी रीजन से आता है कि अगर जो हम रैपिड टेस्टिंग करें, स्क्रीनिंग करें कम्युनिटी में, तो हमें ये भी पता लग जाएगा कि कौन एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हैं, उनको फिर भी क्वारंटीन किया जा सकता है जिससे वो औरों को ना फैलाएं। अब एक बात यह है कि नेचुरली अगर जो अनडिटेक्टेड लोग जा रहे हैं, जिनका कोई डिटेक्शन नहीं है, उनकी वजह से और लोगों को हुआ, उनको भी नहीं पता लगा, तो ये हर्ड इम्यूनिटी हो सकती है जो हेल्पफुल हो, पर उसके रिस्क भी हैं काफी ज्यादा। डॉक्टर पारिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं अभी। डॉक्टर पारिक, जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स की बात हम कर रहे हैं कोरोना वायरस के इस समय में, सबसे पहले तो ये आपसे समझना चाहते हैं कि अगर हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 80% अभी तक जो मामले हमारे सामने आए हैं उसमें 80% मरीज एसिम्प्टोमेटिक थे, यानी उन्होंने लक्षण नहीं दिखाए, कितनी खतरनाक आपके हिसाब से ये चीज हो सकती है? क्योंकि जो आदमी जानता ही नहीं उसका लक्षण क्या है, वो कहीं दूसरों तक ज्यादा न फैलाए इसे। लेकिन मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो 1.5 महीने पहले का डेटा है। ये मैंने 1.5 महीने पहले ये डेटा निकाला था, और अगर आप देख सकती है इसको ठीक तरह से, तो ये चाइना से डेटा आया है, और ये डेटा में क्या दिखाई दे रहा है कि 44,415 पेशेंट्स में उन्होंने एनालिसिस किया था। ये 1.5 महीने पहले की बात है। तो जब उन्होंने एनालिसिस किया तो हम देखते हैं कि एग्जैक्ट 81%, ये नीचे का ब्लू भाग है, तो 81% है। तो 81% पेशेंट्स को चाइना में भी 1.5 महीने पहले, और 44,415 पेशेंट्स का डेटा है। तो इन पेशेंट्स में बिल्कुल माइल्ड या सिम्टम्स नहीं थे। फिर उसके ऊपर का पिरामिड था, उसमें आप देखते हैं कि थोड़ा ज्यादा था, और 5% पेशेंट्स को सीवियर सिम्टम्स थे। तो ये एग्जैक्ट डेटा भी हमारे यहाँ 80% दिखाई दे रहा है। चाइना से रैपिड टेस्ट किट्स मंगवाए गए, राजस्थान में इनका इस्तेमाल किया गया, जहां पर ये फेल हो गए, लेकिन अब राजस्थान के बाद यूपी में भी रैपिड कोरोना टेस्टिंग पर रोक लगा दी गई है। उधर हरियाणा ने चीनी किट को महंगा बताकर 1 लाख किट के ऑर्डर को रद्द कर दिया है। आरोपों से घिरा चीन अपनी किट को सही बता रहा है। कोरोना वायरस से जंग में चीन का धोखा, खराब निकले चाइनीज रैपिड टेस्टिंग किट। खराब रैपिड टेस्टिंग किट से कैसे जीतेंगे कोरोना से जंग? कुछ दिनों पहले बड़ा शोर था रैपिड टेस्टिंग किट का। ऐसा लग रहा था कि अब कोरोना संक्रमितों को पकड़ने में आसानी होगी, लेकिन कल राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने चीनी किट पर सवाल उठाते हुए कोरोना के रैपिड टेस्ट को बैन कर दिया। कोरिलेशन है वो इनका 90% हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो आया 5.4। इसका मतलब 0 ही है। आईसीएमआर ने जो गाइडलाइन इन टेस्ट को
करने के लिए जारी की थी उनका भी पूरा ध्यान रखा गया। उसके बावजूद एक्यूरेसी पे खरा नहीं उतर रहे हैं, तो फिर हमने इन टेस्ट को रोक दिया और हमने वापस चिट्ठी लिखी है ICMR को कि भाई हम इस टेस्ट को नहीं करेंगे यहाँ। राजस्थान ने चीनी किट के खिलाफ शंखनाद किया तो धीरे धीरे शिकायतों की बाढ़ आने लगी। उत्तर प्रदेश ने भी कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट बने क्षेत्रों में लोगों की स्क्रीनिंग करने के लिए किए जा रहे रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि नोएडा में बने हॉटस्पॉट में 100 संदिग्ध लोगों पर रैपिड टेस्ट किया गया था और सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इससे पहले राजस्थान के कोटा से यूपी लौटे करीब 7,500 छात्रों की भी स्क्रीनिंग इसी से की जा रही है। अभी तक जितने भी टेस्ट हुए हैं उनमें ज्यादातर की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। केवल गाजीपुर के एक छात्र की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। राजस्थान और दूसरे राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी रैपिड टेस्टिंग किट को फिलहाल रोक दिया गया है। 8,500 जांच इस रैपिड टेस्टिंग किट से किए गए थे, सब के सब नेगेटिव आए, लेकिन ICMR के निर्देश के बाद इसे रोक दिया गया है और जब तक दोबारा से ICMR इसे जारी नहीं करता तब तक उत्तर प्रदेश में भी रैपिड टेस्टिंग किट बंद रहेगा। यूपी की तरह हरियाणा ने भी कड़ा कदम उठाया है। हरियाणा ने चीनी रैपिड टेस्ट किट के आयात को रद्द कर दिया है। हालांकि इसके पीछे फिलहाल वजह किट की ऊंची कीमत बताई गई है। हरियाणा ने चीनी कंपनी को 1 लाख रैपिड टेस्ट किट का ऑर्डर किया था। हरियाणा सरकार का कहना है कि वो मानेसर में बनाए जा रहे देसी किट पर ही भरोसा करेगी। हरियाणा में कोरोना के रोगियों की पहचान करने के लिए रैपिड टेस्ट किट्स आ चुकी हैं और 15,000 किटों के साथ हरियाणा में टेस्टिंग शुरू भी हो चुकी है। लेकिन खास बात यह है कि ये किटें हरियाणा के मानेसर में ही तैयार हुई हैं, जबकि देश भर में इन किटों को मंगाने के लिए चाइना पर आश्रित रहना पड़ रहा था। तो हरियाणा सरकार ने 1 लाख किटों के लिए चाइना को ऑर्डर भेजा था, लेकिन वही किटें जब मानेसर में आधे से कम दामों पर और बेहतर क्वालिटी में मिली तो हरियाणा सरकार ने चाइना की बजाय मानेसर में बनी किटों से टेस्टिंग शुरू कर दी है। चीनी रैपिड टेस्ट की बढ़ती शिकायत के बाद ICMR भी एक्शन में आ गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कल निर्देश जारी कर सभी राज्यों से 2 दिनों के लिए एंटीबॉडी रैपिड टेस्टिंग रोकने को कहा है। ICMR की 8 विशेषज्ञों की टीम रैपिड टेस्टिंग किट की जांच करेगी। कई राज्यों ने इसके नतीजों में 6% से 71% के उतार चढ़ाव की शिकायत की थी। जो हमारी सेंट्रल टीम्स हैं उन्हीं के फीडबैक के बेसिस पर और स्टेट के फीडबैक के बेसिस पर ही ये एक डिसीजन लिया गया है कि इसको और फर्दर एनालाइज किया जाए। रैपिड टेस्टिंग के बारे में हमने इससे पहले भी आपको बताया कि इसका एक लिमिटेड यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ सर्विलेंस और इन टर्म्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ही है। तो जो हमारा फील्ड एक्शन है वो प्राइमरली RT-PCR टेस्ट पर ही लिंक्ड है। चीनी किट पर बवाल मचा हुआ है, लेकिन चीन का दावा है कि उसके रैपिड टेस्टिंग किट में कोई गड़बड़ी नहीं है। चीनी दूतावास से जुड़े सूत्र का कहना है कि चीनी किट की गुणवत्ता सिद्ध है, उसमें कोई खराबी नहीं। कई राज्यों से चाइना से आए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट की शिकायतों के बाद ICMR ने कहा कि अगले 2 दिन तक राज्य इसका यूज ना करें। वो 8 ऐसी क्रैक टीम्स इन राज्यों में भेज चुके हैं जो जाकर इन बैचेस को चेक करेंगे और इनकी फॉल्ट्स देखेंगे, क्योंकि चाइना से आए ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट एक भारत में सर्वेलेंस के लिए बहुत जरूरी थे, लेकिन अब ये प्रक्रिया भी इस कारण से रुक गई है। चीनी सामान के साथ एक अजीब बात है, जब भी चीनी सामान का जिक्र आता है आमतौर पर लोगों के जहन में खराब और सस्ता सामान आता है। डर है कि कहीं रैपिड टेस्टिंग किट का विवाद इस छवि को और मजबूत न कर दे। आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ जहां जान बचाने का संकट है, वहीं इस बीच बड़ी डील्स भी हो रही हैं। लॉकडाउन के बीच जियो और फेसबुक के बीच एक बड़ी डील हुई है, इसके बारे में आपको बता देते हैं। फेसबुक ने दरअसल जियो प्लेटफॉर्म में 43,000 करोड़ के निवेश का ऐलान कर दिया। भारत और दुनिया के बड़े मुल्क कोरोना संकट की वजह से लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन के बीच हिंदुस्तान के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी और सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने एक बड़ी डील को लॉक कर लिया। डील के तहत जियो प्लेटफॉर्म में फेसबुक 43,574 करोड़ का निवेश करेगा। इस निवेश से जियो में फेसबुक की हिस्सेदारी 9.99% हो गई है।
इस बड़ी डील के बाद फेसबुक अब जियो की सबसे बड़ी माइनॉरिटी शेयर होल्डर बन गई है। All of us at Reliance and Jio are delighted to welcome Facebook Inc. as our long-term and esteemed partner. At the core of our partnership is the commitment that Mark Zuckerberg, founder of Facebook, and I share for the all-around digital transformation. Now, India is a special place for us. It's home to the largest communities around the world on Facebook and WhatsApp, and there are a lot of talented entrepreneurs. And it's also in the middle of a major digital transformation that's being led by organizations like Jio that over the last 4 years have worked to get hundreds of millions of Indians onto the internet. And that's a big deal. जियो ने 4 साल पहले धमाकेदार शुरुआत की थी। इसने टेलीकॉम और ब्रॉडबैंड से लेकर ई-कॉमर्स के क्षेत्र में लगातार अपना विस्तार किया है। जियो के करीब 38 करोड़ ग्राहक बताए जाते हैं, जबकि फेसबुक के भारत में 40 करोड़ यूजर्स हैं। इस लिहाज से 2 धाकड़ों की ये डील बड़ी है। फेसबुक का कहना है कि हिंदुस्तान में जिस तरह से छोटे बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, फेसबुक चाहता है कि फेसबुक की मदद से अब वो बिजनेसेस इंटरनेट पे आएं और अपना बिजनेस को एक्सपैंड करें। व्हाट्सएप, जिसको फेसबुक ओन करता है, ऑलरेडी 400 मिलियन यूजर्स उसके हिंदुस्तान में है। यानी कि जिन लोगों के पास स्मार्टफोन है उनमें से 80% लोग अभी व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक के लिए, कैमरा पर्सन सत्या रंजन के साथ। अर्थव्यवस्था के अटके हुए पहिए को फिर से शुरू करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कुछ औद्योगिक गतिविधियों में ढील देने की घोषणा की थी। सीएम की इस घोषणा के बाद उद्योगों के लिए माहौल उत्साह का नहीं है। औद्योगिक गतिविधियों को राहत देने के बाद लॉकडाउन में अकोला में संस्कृति फूड्स के कर्मचारी काम पर लौट आए हैं। ये कंपनी स्नैक्स और खाने पीने की चीजें बनाती है। यहाँ वर्कर मास्क पहन रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लेकिन कंपनी को आधे कर्मचारियों के साथ ही काम चलाना पड़ रहा है। यूनिट ने उत्पादन शुरू कर दिया है, लेकिन कच्चे माल की बड़ी समस्या है, क्योंकि अभी तक ट्रांसपोर्ट सामान्य रूप से चालू नहीं है। अंतर्राज्यीय आवाजाही बंद होने की वजह से रॉ मटेरियल ही नहीं मिल रहा। जैसे हमारे धंधे के लिए हमको चाहिए अजवान, सौंफ, जीरा, ये सब आता है राजस्थान ऊंझा से। वो आ नहीं पा रहा। उसके माल में 20-20, 25-25%, 30-30% की तेजी आ गई। महाराष्ट्र सरकार ने आंशिक रूप से लॉकडाउन हटाने की घोषणा की है। सोमवार से उन इलाकों में औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने की इजाजत दी है जहां पर कि कोरोना के मामले शून्य हैं या फिर बिल्कुल बढ़ नहीं रहे हैं। राज्य को रेड, ऑरेंज और ग्रीन 3 जोन में बांटा गया है। ऑरेंज और ग्रीन जोन में सीमित रूप से औद्योगिक गतिविधियों की इजाजत दी गई है। ये वर्गीकरण पिछले 14 से लेकर 28 दिनों में कोरोना के मामले की बढ़ोतरी को देखकर लिया गया है। भोजन का खर्चा उठाने को तैयार है, लेकिन भोजन की व्यवस्था कैसे करें? आज जिसके यहाँ 10 आदमी है, उसने कहाँ से लाना, खाना किससे बनवाना, बनाने वाले कहाँ से लाना, ये सारे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, ये बोलने को अच्छे लगते, प्रैक्टिकल के अंदर ये पॉसिबल होता नहीं। विदर्भ स्थित चंद्रपुर में कोरोना के 0 मामले हैं और ये ग्रीन जोन में है। विदर्भ में सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं, पेपर मिल्स हैं और मिनरल वाटर के प्लांट हैं। यहाँ के उद्योगपति लॉकडाउन में इंडस्ट्रीज को छूट दिए जाने से काफी खुश हैं, लेकिन इनके सामने समस्या है बाजार की। अपने प्रोडक्ट्स को ये बेचे कहाँ पर? ऑरेंज और ग्रीन जोन में कामकाज शुरू करने की एक शर्त ये भी है कि वर्कर्स को इंडस्ट्रियल यूनिट को छोड़ने की इजाजत नहीं होगी और उन्हें वहीं रहना होगा। कुछ उद्योगपतियों को ये शर्त काफी कठिन लग रही है। सबसे बड़ी दिक्कत है स्पॉन्ज आयरन को भी कुछ लोगों को परमिशन दी गई, लेकिन उनको कच्चा माल नहीं मिल रहा और बाजार भी नहीं है। और बाजार नहीं होने की वजह से सिर्फ माल बना पा रहे हैं और दूसरे लेबर की भी कमी जा रही है और सबका जो उत्पादन है 50% या 70% हो पा रहा है और पूरा नहीं हो पा रहा है। इसके कारण बहुत सारे उद्योग संकट में चल रहे हैं। परमिशन देने के बाद भी उनका जो माल है बिक नहीं पा रहा और तकलीफ झेल रहे हैं। सबसे अच्छा उन्होंने ये किया कि जितने उद्योग है उसके कारण 40-50 उद्योग शुरू हो गए, लेकिन उत्पादन शुरू है, माल नहीं बिक रहा और बहुत जगह कर्मचारी कम होने से लिमिटेड काम हो रहा है। मुंबई और थाने रेड डिस्ट्रिक्ट्स में है, इसलिए मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली स्थित सभी फैक्ट्रियां पूरी तरह से बंद हैं। रायगढ़ के तलोजा में सिर्फ एक इंडस्ट्रियल एस्टेट में काम हो रहा है और वहां पर भी सिर्फ मेडिसिन और फार्मा कंपनियों में ही काम चल रहा है। फार्मा इंडस्ट्री
सैनिटाइजर बनाने वाले, मास्क बनाने वाली इंडस्ट्री चालू है, बाकी सबको परमिशन नहीं है। कंटिन्यूस ऑपरेशन, कंटिन्यू लगातार चलाने वाले कंपनी ही चालू है, उसके बिना कोई कंपनी चालू नहीं है। लॉकडाउन में अपना काम शुरू करने के लिए करीब 3000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने अप्लाई किया था, पर कड़ी शर्तें, लेबर मिलने में हो रही दिक्कतें, लेबर के ट्रांसपोर्ट में हो रही दिक्कतें और दूसरी परेशानियों की वजह से काम शुरू कर पाना उनके लिए मुसीबत हो रहा है। राज्य का फंसा हुआ आर्थिक चक्र एक बार फिर से शुरू हो, इसलिए राज्य सरकार ने कुछ जगहों पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू करने को मंजूरी तो दी थी, लेकिन कड़े नियमों के चलते इसे अपेक्षित प्रतिसाद नहीं मिल पाया था। अब माना जा रहा है कि राज्य सरकार जल्द ही इन नियमों में बदलाव लाएगी। चंद्रपुर से विकास राजूरकर, अकोला से धनंजय साबले और नवी मुंबई से नीलेश पाटिल के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। चलिए अब हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जिसे देखकर आपका सीना फक्र से चौड़ा हो जाएगा। भारत की एक डॉक्टर का मुरीद हो गया है न्यूयॉर्क। भारतीय डॉक्टर के इलाज से जो मरीज ठीक हुए, उन्होंने कल अनोखे तरीके से उनका सार्वजनिक अभिवादन किया। इस तस्वीर को देखकर आपको शायद कुछ समझ न आ रहा हो। डॉक्टर जैसी एक महिला सड़क के किनारे घर के बाहर खड़ी है। कारों का काफिला धीरे धीरे गुजर रहा है। कारों में बैठे लोग महिला की तरफ हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं और बदले में महिला भी ऐसा कर रही है। ये हर भारतीय का सीना फख्र से चौड़ा करने वाली तस्वीर है। ये वीडियो न्यूयॉर्क का है। वीडियो में दिख रही महिला मैसूर की डॉक्टर उमा मधुसूदन है। मैसूर मेडिकल कॉलेज से MBBS करने के बाद डॉक्टर उमा अमेरिका के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित न्यूयॉर्क में काम कर रही हैं। उनके उपचार से न्यूयॉर्क में सैकड़ों मरीज ठीक हुए। कारों में सवार ये वही पुराने कोरोना मरीज हैं जो डॉक्टर उमा का आभार जताने उनके घर के पास पहुंचे। काफिले में करीब 200 कारें थीं। डॉक्टर उमा के सम्मान में लोग हॉर्न बजा रहे थे और हाथ हिला रहे थे। कोरोना मरीजों का उपचार कर रहे स्वास्थ्य कर्मी इस समय पूरी दुनिया के दिलों पर राज कर रहे हैं। इन स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति फ्लोरिडा को फोर्ट मार्स पुलिस ने कुछ इस अंदाज में सम्मान प्रदर्शित किया। पुलिस कर्मियों ने एक अस्पताल के बाहर दिल की शक्ल में अपनी 15 कारें खड़ी कर दी। दिल के बीच में लिखा था, यानी फोर्ट मार्स पुलिस विभाग आपका शुक्रिया अदा करता है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। आज विश्व अर्थ डे है और ऐसे में पूरी दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है। वहीं अर्थ डे के 50 साल पूरे होने पर नेशनल ज्योग्राफिक फिल्म ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में इंसानों से लेकर जानवरों और पशु पक्षियों के जीवन को दर्शाया गया है जो कोरोना से जंग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं हूं बंजर, कहीं हूं हरियाली, आसमान की शान, इंसान की पहचान हूं मैं, धरती हूं मैं, धरती। आज विश्व अर्थ डे है। दुनिया एक ऐसे वायरस से जंग लड़ रही है जिसका ना आकार पता है और ना रंग। ऐसे में धरती से लेकर पर्यावरण तक जीवन के लिए अहम भूमिका निभा रहा है। 22 अप्रैल को दुनिया भर में अर्थ डे मनाया जाता है। इस साल अर्थ डे ने अपने 50 साल पूरे कर लिए हैं। 22 अप्रैल 1970 में पहली बार अर्थ डे मनाया गया था। इस साल जहां कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचा रखी है, तो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन से जलवायु में काफी परिवर्तन आया है। कई लोगों का मानना है कि दुनिया को इससे आर्थिक नुकसान तो हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा भी हो रहा है। मानो इससे धरती को नया जीवन मिल गया है। जहां दुनिया भर के कई दिग्गज देश जलवायु परिवर्तन से निपटने की कोशिशों में जुटे हैं, तो वहीं लॉकडाउन के कारण पर्यावरण में काफी हद तक सुधार आया है। फिर चाहे वो आसमान हो या फिर नदियां, सभी बेहद ही साफ और स्वच्छ नजर आ रहे हैं। वहीं नेशनल ज्योग्राफिक फिल्म ने अर्थ डे के 50 साल पूरे होने पर एक वीडियो जारी किया है।
जिसमें लॉकडाउन के वक्त में इंसानों से लेकर जानवरों और पंछियों के बदले हुए जीवन को दिखाया गया है। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर आइए हम सभी संकल्प लें कि हम धरती को स्वच्छ और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। आज तक ब्यूरो।